हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट क्लैरिटी एंड ट्रिक्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं विलियम बेंटिक एंड चार्टर एक्ट 1833, जिसमें हम बात करेंगे कि विलियम बेंटिक कौन कौन से रिफॉर्म्स लेके आते हैं, चार्टर एक्ट क्या है और उसमें क्या क्या पॉलिसीज आती है, उनके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं। तो ध्यान से देखना है, ध्यान से समझना है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। चलिए शुरू करते हैं विलियम बेंटिक के बारे में। पहले हम इनको समझते हैं, विलियम बेंटिक आखिर कौन है और ये क्या क्या काम करेंगे। ठीक है, अगर हम बात करते हैं तो ये 1828 के पीरियड में आते हैं और 1835 के बीच में हमें एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल और बाद में ये गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनेंगे। वो स्टोरी समझेंगे, आपको ये ध्यान रखना है। 1828 से 1835 के बीच में हमें देखने को मिलेंगे। पॉइंट क्लियर। अब पहले ये समझते हैं आखिर ये कौन है, कौन है ये। ठीक है, तो देखो आपने 1806 में एक म्यूटिनी पढ़ी जिसका नाम है वेल्लोर म्यूटिनी। उस टाइम पर क्योंकि वेल्लोर मद्रास वाले रीजन में साउथ में है, तो 1806 में विलियम बेंटिक एज ए गवर्नर अपॉइंट होते हैं जो कि मद्रास वाले रीजन में होते हैं। इन्हीं के साथ एक बंदा होता है जिसका नाम है क्रूडॉक। इनके बारे में हम डिस्कशन कर चुके हैं। तो क्योंकि जब ये म्यूटिनी हो रही है, आर्मी के लोग कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें देखते हुए कि भाई इनकी मिस गवर्नेंस की वजह से यहां पे ये म्यूटिनी हुई है, तो क्योंकि ये इंडिया में गवर्नर के रूप में थे तो इनको बोला गया कि भाई आपके बस का नहीं है, आप आ जाओ, बहुत हो गया। आर्मी के लोग आपके अगेंस्ट रिवोल्ट कर रहे हैं, छोड़िए इस चीज को, आप इंडिया से इंग्लैंड वापस आ जाओ। तो विलियम बेंटिक, जिसको इंग्लैंड वापस बुला लिया गया था 1806 की म्यूटिनी के बाद। ठीक है, अब 1828 का पीरियड आ गया। यहां पे देखा कि भाई अब अगला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल किसको बनाया जाए, उसके लिए कोई ना कोई तो एक्सपीरियंस्ड पर्सन होना चाहिए जिसको नॉलेज हो। अब पॉलिटिक्स में ये उतर चुके हैं, इनके बारे में अब नॉलेज हो गई, इनको पता चल गया कि किस तरीके की सिचुएशन है, कैसे हैंडल करना है, किस तरीके से चलाना है। अब क्योंकि इंडिया में 1813 से 1828 के पीरियड के बीच में कॉन्क्वेस्ट बहुत कर चुकी है ईस्ट इंडिया कंपनी, काफी एक्सपेंशन कर चुके हैं। यहां पे अगर हम देखें तो हमें कुछ इस तरीके का देखने को मिलता है, जितना भी ये साउथ इंडिया का पार्ट है, जितना भी लोअर पार्ट है, इस पे लगभग पे कॉन्क्वेस्ट कर चुके हैं, लगभग पे, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे वो इनडायरेक्टली हो। सिर्फ एक नॉर्थ इंडिया को छोड़ के बाकी सारे पे लगभग पे कॉन्क्वेस्ट कर चुके हैं। पॉइंट क्लियर है। तो अब इनको चाहिए कोई ऐसा सॉफ्ट बंदा जो कि चीजों को हैंडल करे, देखे, इंडिया की सिचुएशंस को समझे, क्योंकि यहां पे इनकी इमेज पहले ही खराब हो चुकी है कि लोगों के दिमाग में क्या हो गया है कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के लोग हमारे रिलीजन को चेंज करना चाहते हैं। उसी के बेस पे तो ये म्यूटिनी हुई थी। पॉइंट क्लियर है। तो यहां से इमेज को सुधारना है, सॉफ्ट नेचर के बंदे को भेजना है। इसी बेसिस पे इन्होंने कहा कि अगला बंदा होगा जो होगा विलियम बेंटिक, जिसको हम एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना के भेज रहे हैं। अब क्योंकि विलियम बेंटिक को सेकंड चांस मिल रहा है इंडिया में जाके सर्व करने का, कि आप जाइए अपनी इमेज को सुधारो, साथ में अपनी लॉयलिटी को ईस्ट इंडिया के अगेंस्ट प्रूव करके दिखाओ। पॉइंट क्लियर। तो यहां से विलियम बेंटिक को दूसरा मौका मिलता है, वो भारत में आते हैं। अब अगर यदि हम 1828 का पीरियड देखें इंडिया में, तो क्या चल रहा है, किसके थ्रू इनको काम करना चाहिए या क्या काम करने को मिलेगा। तो इंडिया में इस टाइम में सोशल रिफॉर्म्स काफी तेजी पर थे, और उसके पीछे रीजन क्या है, राजा राम मोहन रॉय ये करने लग रहे हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं तो टैगोर साहब, रविंद्रनाथ टैगोर, ये भी काम कर रहे हैं। एक राधाकांत देव है, वो भी इस टर्म में निकल के आ रहे हैं। तो हमें देखने को मिलता है सोशल रिफॉर्म्स इंडिया में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। तो अब ये जो काम करेगा तो सोशल रिफॉर्म्स को देखते हुए करेगा। पॉइंट क्लियर है। तो विलियम बेंटिक क्या काम करेगा, क्या क्या रिफॉर्म्स करेगा, तो ये काफी सारे रिफॉर्म्स करते हैं। पहला, इंडियन सोसाइटी को देखते हुए सोशल रिफॉर्म करेगा, सोशल रिफॉर्म। दूसरा, कंपनी की कंडीशन देखते हुए, कंपनी में देखा कि कंपनी घाटे में जा रही है, तो उसके लिए ये रिवेन्यू से रिलेटेड रिफॉर्म करेगा कि पैसे आने चाहिए कंपनी के पास में, प्रॉफिट होना चाहिए।
रिवेन्यू रिफॉर्म्स करेगा। अगर हम बात करते हैं रिवेन्यू के साथ में तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स, ये भी हमें देखने को मिलेंगे, एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है। साथ में एजुकेशन को लेके काम करेगा, एजुकेशन। उसी के थ्रू हम देखेंगे तो हमें देखने को मिलेगा प्रेस को लेके भी ये बोलेगा कि लिबर्टी लेके आओ। क्या, वो आगे चल के हम देखेंगे, समझेंगे, एक एक करके इन रिफॉर्म्स को समझेंगे कि क्या है रिफॉर्म और क्या क्या करेगा, कैसे करेगा। उन सारी चीजों को हम जानने की और समझने की कोशिश करेंगे एक एक करके, ठीक है। पॉइंट क्लियर। तो विलियम बेंटिक कौन है, आई थिंक आपको समझ आ गया। तो चलिए अब एक एक करके इनके रिफॉर्म्स को समझते हैं। पहले क्या क्या रिफॉर्म करेगा, क्या क्या काम करेगा। देखो, सबसे पहले हम समझते हैं सोशल रिफॉर्म्स क्या करेगा ये। देखो, सबसे पहले सोशल रिफॉर्म, ये 2-3 काम करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। पहला ये लेके आएगा सती सिस्टम के अगेंस्ट, सती सिस्टम को अबोलिश करेगा। देखो अब समझो इस चीज को, सती सिस्टम क्या है। देखिए, एक बहुत बड़ी एविल है जो हमारे इंडिया में उस टाइम की सोसाइटी में जो फैली हुई है। क्या चल रहा है, देखो मैं आपके सामने एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, उससे आप अगर चीजों को समझोगे ना तो बहुत अच्छे से चीज समझ में आएगी। सती सिस्टम एक्चुअल में क्या है। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल लेता हूं, एक बच्चा है ए और एक है बी, ठीक है। ये बहुत ही रिच है, बहुत रिच, काफी पैसे है इसके पास, बहुत पैसा है, ठीक है। और जो बी है ये बहुत ही गरीब है या मिडिल क्लास है, एक तरीके से आप ये कह सकते हो। अब आप एक बात सोचना और समझना, आप अपनी डेली लाइफ में इस चीज को यूज करके देखिए और समझिए कि उस टाइम में महिलाओं की, जो विमेन्स की जो कंडीशन है वो क्या रही होगी, ठीक है। जिसके बेसिस पे सती सिस्टम इतना ज्यादा फैला हुआ है या इस तरीके की बुराइयां फैली हुई है सोसाइटी में, वो क्यों है, उस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा। तो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाता हूं। मैंने कहा एक बंदा रिच है, बहुत रिच है, बहुत पैसे वाला है, तो डेफिनेट है इसके पास में विल पावर भी बहुत ज्यादा होगी, पावरफुल है ये लोग। अब मान लो, सपोज करो, एक एग्जांपल ले रहे हैं, ये जस्ट एक एग्जांपल है समझाने के लिए ताकि आपको चीजें समझ में आए, ठीक है। अब क्योंकि ए के पास में पैसा बहुत है, तो ये बंदा अगर यदि मान लो सपोज करो ये कह दे कि मुझे लव मैरिज करनी है, वो भी इंटरकास्ट करनी है, कैसा भी हो, तो इसको सब लोग सपोर्ट करेंगे, सोसाइटी में कहेगी हाँ हाँ बड़े लोग हैं, कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनके अगेंस्ट कोई भी नहीं बोल पाएगा, कोई नहीं बोलेगा, क्योंकि पैसा है, इनके पास पैसा है, इनके पास पावर है, क्या करे, कुछ भी कर सकते हैं, कोई इनके अगेंस्ट नहीं जाएगा। लेकिन आप इसी के केस में आप देखिए दूसरी तरफ बी के बारे में सोचो, ये पुअर है, गरीब है, ये बंदा अगर बाहर निकल के ये बोल दे कि मुझे इस तरीके से शादी करनी है और मैं ये करना चाहता हूं, 1000 लोग इनके अगेंस्ट खड़े हो जाएंगे, आपको हम सोसाइटी में रहने नहीं देंगे, आप सोसाइटी को बदनाम कर रहे हो, बर्बाद करने लग रहे हो, आप हमारी सोसाइटी की जो चीजें हैं उनको डिस्टॉर्ट करने लग रहे हो, ये सब गलत है, नहीं होने देंगे। इसके अगेंस्ट हर कोई खड़ा होगा। पॉइंट क्लियर है। इसी तरीके का सिस्टम अगर आप समझोगे विमेन्स के बारे में और विमेन की कंडीशन को समझोगे तो वहां से आपको समझ में आएगा कि ये क्या है। एक आपने, अगर यदि हम बात करते हैं एंशिएंट में, मेडिवियल में, आपने एक जौहर सुना है, वो अपनी आन बान और शान के लिए लड़ा जाता है कि जो राजपूत महिलाएं हैं वो करती हैं कि हमारी आन बान और शान की बात है, जो बोल दिया वो बोल दिया, जुबान से जो निकल गया वो पत्थर की लकीर है। सती सिस्टम, सती होता है मैरिज को लेके, लेकिन ये प्रथा, ये एक सिस्टम बना, क्यों बना, क्योंकि उस टाइम में विमेन्स की कंडीशन वो बहुत ही लो है। क्यों? क्योंकि इस टाइम में ना तो एजुकेशन है, विमेन्स के पास में एजुकेशन है वो बहुत कम है, दूसरी चीज ना प्रॉपर्टी है विमेन्स के पास, प्रॉपर्टी राइट्स भी नहीं है, ना उनके फादर के पास में, ना उनके फादर की प्रॉपर्टी में है, ना वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी में, कहाँ है, कहीं नहीं है, ठीक है। उसी तरीके से हम देखते हैं ना विमेन्स के पास में कोई और एक्स्ट्रा राइट्स है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इतनी कंडीशन इतनी लो है इनकी, जिसकी वजह से अगर मान लो सपोज करो इनकी
अर्ली चाइल्ड, अगर यदि हम बात करें तो चाइल्ड मैरिज इनकी होने लग रही है, और चाइल्ड मैरिज हो रही है। अब सपोज कीजिए कि कोई विमेन है जो कि बच्ची है, 8 साल की, 10 साल की, 12 साल की कोई बच्ची है, उसकी शादी हो जाती है, 2 साल बाद उसके हस्बैंड की मौत हो जाती है। अब वो पूरी लाइफ एज ए विडो निकाल रही है, तो उसको सोसाइटी के सामने बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं, बहुत सारे चैलेंजेस है। इन सारी कंडीशंस में हमारे पास में ये सोसाइटी उसको जीने नहीं दे रही है, तो अब क्या करे, मजबूरी में उसको सती सिस्टम का यूज करना पड़ता है, सती होना पड़ता है, क्योंकि समाज उसे जीने नहीं दे रहा है, क्योंकि उसके पास पावर नहीं है। यही कंडीशन अगर हम एंशिएंट टाइम में देखते हैं तो एंशिएंट में बहुत अच्छी कंडीशन में है, विमेंस के पास में प्रॉपर्टी राइट्स है, विमेंस के पास में पावर होती है, ये यहां पर नहीं देखने को मिलता है। जब हम गुप्त पीरियड देखते हैं तो उसके बाद में हमें विमेंस की कंडीशन का डाउनफॉल देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर? तो इसीलिए ये एक एविल हमारी सोसाइटी में है, इसका अबोलिशन, क्योंकि इसके अगेंस्ट राजा राम मोहन रॉय वो भी बातें कर रहे हैं, आवाज उठा रहे हैं वो बार बार में, इसी के अगेंस्ट रविंद्रनाथ टैगोर है वो भी बातें कर रहे हैं। तो इन सभी चीजों का मिलकर, क्योंकि यहां से हमारे पास में विलियम बेंटिक ने उनसे बात की, उनसे पूछा कि क्या ऐसा कर सकते हैं जो सोसाइटी के लिए अच्छा होगा, तो उन्होंने पूरे का पूरा एक तरीके से डाटा इनके सामने रखा, जहां से इनको पता चला कि हमें इस सिस्टम को खत्म करना चाहिए। तो सबसे पहला काम था उनका सती सिस्टम को अबोलिश करना, और ये वो है जहां पे इनके लिए पर्सनली अगर हम बात करें तो राजा राम मोहन रॉय ने और रविंद्रनाथ टैगोर ने पर्सनली इनको मैसेज किया कि बहुत बहुत धन्यवाद, आपने सोसाइटी से एक बहुत बड़ी, अगर यदि हम ये कहें कि बहुत बड़ी बुराइयों को आपने बाहर निकाला है, कुरीति ये कि एविल है जो वहां पे बैठी हुई है। पॉइंट समझ आ गया? पॉइंट समझ आ गया। तो सती सिस्टम को अबोलिश किया 1828 में। उसके बाद हम दूसरा केस देखते हैं, सेकंड सोशल रिफॉर्म, चाइल्ड इन्फेंटिसाइड। इन्फेंटिसाइड ये क्या है? यहां पे छोटी छोटी बच्चियों को, बच्ची है अब क्योंकि बड़ी होगी तो ऑब्वियस है उनके सामने ये कंडीशन आएगी, विमेन होंगी, उनकी कंडीशन लो होगी, तो एक तरीके से जो फादर है उनके ऊपर बोझ है, जहां पे उनको लग रहा है कि कल को इसकी शादी करनी पड़ेगी, उसकी डोरी देनी पड़ेगी, तो उसके पीछे हमारे पास में बहुत सारा खर्चा करना पड़ेगा। तो यहां पे छोटी बच्चियों को पहले ही क्या करते थे, जन्म लिया, जन्म लेते ही उनको मार देते थे, किसी को गर्म तेल में डाल दिया, किसी को उबलते हुए दूध में डाल दिया, जहर पिला दिया, इस तरीके की हमें यहाँ पे कंडीशन देखने को मिलती, वहां पे छोटी बच्चियों को मार दिया जाता था। तो इसके अगेंस्ट भी उन्होंने एक्शन लिया और उन्होंने कहा कि चाइल्ड इन्फेंटिसाइड है, ये भी आगे से अबोलिश होना चाहिए, ये बहुत बड़ा एविल है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? उसी के साथ हमें तीसरी चीज देखने को मिलती है, जहां पे इसको बोलते हैं ठगी सिस्टम। ठगी सिस्टम ये क्या है? ठगी सिस्टम क्या है? ठगी सिस्टम एक्चुअल में एक हेरिडेटरी, हम ये कह सकते हैं कि कुछ एक ग्रुप है जो कि काम करने लग रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को क्राइसिस में ला रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को डिस्ट्रैक्ट कर रहा है या डिस्टोर्ट करने लग रहा है। साथ में हम बात करते हैं कि जैसे ये लोग क्या करते हैं, फांसी दे देते हैं, ठीक है, वहां से छीना झपटी कर लेते हैं, ठगी करते हैं लोगों के साथ में। तो इसके अगेंस्ट उन्होंने कहा कि नहीं, हमें ये चीज नहीं पसंद है, हमें इसको हटाना पड़ेगा। इसके लिए एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है स्लीमैन। स्लीमैन नाम याद रखना कि स्लीमैन कौन है। तो ये एक्चुअल में स्लीमैन बंदा है जिसको अपॉइंट किया गया ठगी सिस्टम को रोकने के लिए, कि आप देखिए कहां पे ये ज्यादा है, कहां पे ये सिस्टम फैला हुआ है, आपको उसको रोकना है और उसके अगेंस्ट क्या काम कर सकते हो, क्या एक्ट लेके आ सकते हो। इसीलिए बोला जाता है ठगी स्लीमैन, एक वर्ड यूज किया जाता है इनके लिए, ठगी स्लीमैन। ठीक है, बहुत बारी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है कि ठगी स्लीमैन कौन है, जिसने ठगी सिस्टम को रोका है, जिसके ऊपर काम किया है। पॉइंट क्लियर? आपको ये तीनों चीजें ध्यान रखनी है। किसके अगेंस्ट? सोशल रिफॉर्म्स में। कौन कर रहा है ये सारे काम? विलियम बेंटिक कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब सेकंड रिफॉर्म की तरफ चलते हैं। और सेकंड रिफॉर्म क्या है? उन्होंने देखा कि कंपनी रिवेन्यू से रिलेटेड अब वो काम करेंगे सेकंड रिफॉर्म में। इसे समझते हैं।
देखो, सेकंड रिफॉर्म है दैट इज रिवेन्यू रिफॉर्म, रिवेन्यू से रिलेटेड। यहां पे इसने एक चीज देखी कि कंपनी हर साल 1 करोड़ रुपए के घाटे में जा रही है, रिवर्स जा रही है। होना चाहिए, कंपनी काम कर रही है तो डेफिनेट उसको प्रॉफिट होना चाहिए, 1 करोड़ रुपए का प्रॉफिट होना चाहिए, जबकि हो क्या रहा है, लॉस हो रहा है, कंपनी घाटे में जा रही है। तो भाई क्यों जा रही है? तो इसने सबसे पहली चीज तो देखी कि जो सैलरी हम देने लग रहे हैं, सैलरी, वो सैलरी बहुत ज्यादा दे रहे हैं, बहुत ज्यादा। लोग यहाँ पे रह भी रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, साथ में रहने के लिए जगह मिल रही है, हर चीजें उनके पास में है, हर फैसिलिटी उनको दे रखी है। उसके बाद इनको सैलरी इतनी ज्यादा क्यों दे रहे हो? बोले सैलरी को रिड्यूस करो, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो अलावेंसेस हमने इनको दे रखे हैं वो अलावेंसेस कम कीजिए, इनको रिड्यूस करो। तो सैलरी को भी रिड्यूस किया गया, अलावेंसेस है उनको भी रिड्यूस किया गया, बहुत बढ़िया। दूसरी चीज, क्योंकि ये चाइना में ओपियम का ट्रेड कर रहे हैं, तो इन्होंने कहा कि ओपियम के ट्रेड को रेगुलराइज कीजिए, ओपियम ट्रेड है इसको रेगुलराइज कीजिए। और कैसे करें? तो इसको बॉम्बे के थ्रू जो भी ट्रेड करना है एक जगह से ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि हर जगह से रैंडमली कहीं से भी कोई भी ट्रेड चलने लग रहा है, नहीं, बॉम्बे लाइए और बॉम्बे से इसका सब जगह पे ट्रेड करो, एक जगह से ही ट्रेड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 10 जगह से इनको ट्रेड करने को मिलने लग रहा है। पॉइंट क्लियर? तो यहां से ओपियम ट्रेड को रेगुलराइज किया। तीसरा काम इन्होंने क्या किया कि देखो जगह जगह पे वॉर हो रहे हैं, ठीक है, आर्मी में लोग भी चाहिए। अब इन्होंने क्या कर रखा है, ब्रिटिशर्स को अपॉइंट कर रखा है। अब ब्रिटिशर्स आ रहे हैं इंडिया में, वहां पे इनको सैलरी देनी पड़ रही है बहुत ज्यादा। मान लो सपोज करो यहां पे 5 ब्रिटिशर्स हैं, उतनी ही सैलरी में, जैसे मान लो सपोज करो आप देखोगे कहीं भी कंपनी में या कहीं भी आप अगर ऑफिस में देखोगे, प्राइवेट ऑफिस में, तो आप देखोगे जो भी सीनियर मोस्ट होगा तो उसकी सैलरी बहुत ज्यादा है। मान लो सपोज करो 1 लाख रुपए उसकी सैलरी, मंथली 1 लाख रुपए है, ठीक है। उसी के सेम काम करने के लिए अगर कोई भी बंदा जो फ्रेशर है, अब वो आएगा, काम तो वही करना है, लेकिन 10,000 रुपए में वो काम कर देगा, जो वो 1 लाख रुपए में कर रहा है वो 10,000 में कर देगा। तो वैसे 10 बंदे फ्रेशर और 1 बंदा सीनियर, बराबर ही तो है। तो उसने कहा भाई आर्मी में भी इतनी जरूरत कहां है, जहां हम 5 ब्रिटिशर्स को बुला रहे हैं, इन्हीं के बराबर में इतनी ही सैलरी में 50 इंडियंस को भी तो हम भर्ती कर सकते हैं, 50 इंडियंस आ सकते हैं। क्यों खर्चा करें इतने इन लोगों पे, जब हमें 5 लोगों के कंपैरिजन में 50 इंडियंस मिल रहे हैं तो हम इनको बुलाएंगे, क्यों लेके आए इनको बाहर से, छोड़ो इनको, हटाइए। तो यहां से इन्होंने इंडियंस की अपॉइंटमेंट करना शुरू किया कि इनको ले आओ भाई, कहां जरूरत है आपको, आर्मी में लड़ाई करनी है आप इनको पकड़ो। पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से इसने चौथा काम देखा, कोर्ट ऑफ अपील। हमने जो पीछे देखा कि कोर्ट ऑफ अपील बनाए गए, 4 जगह पे बनाए थे, कोलकाता में, फिर हमने देखा ढाका में, एक मुर्शिदाबाद में था, एक पटना में था, ठीक है। इस तरीके से मुर्शिदाबाद, ढाका और कोलकाता यहां पे थे। बोलिए इसकी जरूरत क्या है, हटाओ ही नहीं, आप जबरदस्ती इनके ऊपर खर्चा कर रहे हो, क्या फायदा है इनका, हटाइए ना इनको, कोई जरूरत नहीं है इसको, तो आप क्यों लेके आ रहे हो इन्हें, तो इनको हटाइए। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई ये सारे सिस्टम्स को करना शुरू करता है, देखता है कि जहां से पैसा बच सकता है वहां से पैसा बचाओ। क्यों जबरदस्ती, जब जिस चीज की जरूरत नहीं है आप उसको जबरदस्ती क्यों खींच रहे हो। यहां से उसने 1 साल में 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट, अभी तक जो कंपनी 1 करोड़ रुपए लॉस में जाती थी, अब वही कंपनी 2 करोड़ रुपए का प्रॉफिट कर रही है हर ईयर, हर साल 2 करोड़ रुपए प्रॉफिट कर रही है। तो इस तरीके के प्रॉफिट ये लेके आता है, इस तरीके के काम ये करना शुरू करते हैं। पॉइंट क्लियर? उसी तरीके से अब यहां से रिवेन्यू में चेंज आया है तो डेफिनेट है एडमिनिस्ट्रेशन में भी चेंज आएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में। और एडमिनिस्ट्रेशन में इसने क्या किया, एडमिनिस्ट्रेशन में इसने देखा कि यहां पे हमने पीछे देखा एसपी, पुलिस रिफॉर्म्स की बात करेंगे, पुलिस रिफॉर्म करेगा
उसमें इसने क्या कर रखा था, पीछे एसपीज सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस अपॉइंट कर रखे थे, बोला हर जगह पे एसपीज की अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। इसने कहा कि क्या जरूरत है इसकी, जो भी पुलिस से रिलेटेड कोई भी काम है आप सारा काम डीएम को दीजिए, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, वो संभालेगा, एसपी को हटाओ, आप क्यों लेके बैठे हो इन्हें, इनको हटाइए यहां से। तो इनको हटाना शुरू किया। वैसे ही एक सिस्टम चल रहा था जिसको बोला महालवारी सिस्टम, महालवारी, जो कि लैंड से रिलेटेड है। तो इसने देखा कि महालवारी सिस्टम में थोड़ा बहुत चेंजमेंट हो सकता है, इसको भी चेंज कर सकते हैं। तो इसके लिए इसने एक बंदे को अपॉइंट किया जिसका नाम है मार्टिन बर्ड। मार्टिन बर्ड, इसको बुलाया कि भाई आप आइए इंडिया में और एक बार चेक करो कि ये जो महालवारी सिस्टम है इसमें कुछ चेंजमेंट हो सकता है क्या, कुछ काम हो सकता है क्या। तो इसके लिए इसको बोला रीअसेसमेंट कीजिए, दोबारा से रीअसेसमेंट करो, रीसर्वे करो इसको और चेक करो कि क्या इसमें और अच्छा हो सकता है, इससे बेटर हो सकता है। तो इसको बुलाया गया और यहाँ पे रीसर्वे करवाया गया महालवारी सिस्टम में, और क्या क्या चेंजमेंट हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है, दोबारा से लैंड रीअसेसमेंट करवाई गई, रीसर्वे करवाया गया। पॉइंट क्लियर, पॉइंट क्लियर एकदम। तो इस तरीके के काम हमें एडमिनिस्ट्रेशन में देखने को मिलते हैं। अगर हम बात करते हैं एजुकेशन रिफॉर्म्स की, तो अब नेक्स्ट रिफॉर्म देखें एजुकेशन को लेके, तो उसके बारे में समझते हैं। पॉइंट क्लियर, आई होप यहां तक आपको कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। 3 रिफॉर्म्स हमने समझ लिए, क्लियर। चौथा रिफॉर्म देखते हैं एजुकेशन। अब इसको समझते हैं। देखो, अगर हम बात करते हैं फोर्थ एजुकेशन, इसके लिए इसने अपॉइंट किया मैकॉले को। इसको बोला कि भाई आप आओ और देखो कि किस तरीके का चेंजमेंट हम एजुकेशन को लेके कर सकते हैं। इसके लिए इसने कहा कि हम इंग्लिश इसको हम एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाते हैं, ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा देते हैं, और यहां पे जो भी सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे उसमें साथ में इंग्लिश को पढ़ाना कंपलसरी करते हैं। अब क्यों कर रहे हैं ये सब, आखिर इसकी जरूरत क्या है? देखो, क्योंकि इनको एडमिनिस्ट्रेशन में इंडियंस की जरूरत पड़ रही है। अब कितने लोगों को कितने ब्रिटिशर्स को ये बाहर से लेके आएंगे? अब एडमिनिस्ट्रेशन में चाहिए लोग, अब एडमिनिस्ट्रेशन में लोग चाहिए, अब बाहर से 1000 बंदों को लेके आओगे, उससे अच्छा आपको घर में ही बंदे मिल रहे हैं, तो आप क्यों जबरदस्ती बाहर से लेके आओगे? तो इनका मानना यह है कि हम इंडियंस को ही इंग्लिश देना शुरू करते हैं, यहां से उन्हीं को ही इंग्लिश पढ़ाते हैं, ताकि यही लोग हमारे एडमिनिस्ट्रेशन में पार्टिसिपेट करें, हमारे साथ मिलके चले, हमारा काम करवाएं। क्योंकि अभी तक पीछे बोला गया था कि इंडियंस को हायर पोस्ट नहीं दी जाएगी, ठीक है, क्लर्क पे रहेंगे, ठीक है, चपरासी रहेंगे, लेकिन अब कह रहे हैं कि इनको हायर एडमिनिस्ट्रेशन में भी लेके आओ। पॉइंट क्लियर, क्योंकि जरूरत है। तो इसके लिए इंग्लिश को ये यहां पे ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने की शुरुआत कर रहे हैं। पॉइंट क्लियर। वैसे ही हाई कोर्ट्स की बात करते हैं, हाई कोर्ट, यहां पे भी इन्होंने इंग्लिश को लैंग्वेज बनाया हाई कोर्ट में, कि इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया जाए। हाई कोर्ट्स में जो भी अपील होंगी वो इंग्लिश लैंग्वेज में भी होनी चाहिए। उसी तरीके से जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एजुकेशन को लेके इन्होंने काम किया वो क्या, मेडिकल कॉलेज। ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका स्टेप था, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। मेडिकल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट करना, कहां पे? कोलकाता में। अब पूछोगे कि इसने मेडिकल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट क्यों की? भाई आप सोचो एक चीज को, क्योंकि इन्होंने एक्चुअल में कुछ भी ऐसा नहीं था जहां पे ये इंडियंस के बारे में सोच के ये काम कर रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज की स्टैब्लिशमेंट करना इसलिए जरूरी है क्योंकि ब्रिटिशर्स, मान लो ये इंजर्ड हो जाते हैं, इनको कोई चोट लग जाती है, कल को लड़ाइयां हो सकती है, वहां से इंडियंस को उठा के, ब्रिटिशर्स को उठा के आप ब्रिटेन लेके जाओगे, इतने में तो वो खत्म हो चुका होगा। इससे अच्छा आप यहां पे ही ट्रीटमेंट करवा दो, यहां पे ही डॉक्टर्स बना दो, ताकि उनका इलाज यहीं पे हो सके। सोचा ये गया था, लेकिन इंडियंस इसका प्रॉफिट लेंगे
किस तरीके से इसको अपने फायदे में लेके आएंगे वो इंडियंस के ऊपर डिपेंड करता है। इंडियंस इसको यूज करेंगे, बेनिफिट ये ब्रिटिशर्स लेने की सोचते हैं, लेकिन यहां से इंडियंस भी इसका फायदा उठाएंगे। वो सब चीजें हम यहां से देखते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? कहने को था इंडियंस के लिए सोशल रिफॉर्म किया जा रहा है, लेकिन एक्चुअल में वो अपना फायदा देख रहे हैं। पॉइंट क्लियर है? पॉइंट क्लियर? ये सारी चीजें, क्योंकि आप भाई कोई बंदा इतना काम करने लग रहा है, आपने देखा होगा कि कुछ लोग होते हैं जो करते एक है लेकिन गाते वो 5 जगह है। देखो मैं ये काम करके आया, देखो मैं ये काम करके आया, देखो मैंने ये कर दिया। आज जैसे आप मान लो, सपोज करो आप देखते हो घर में भी छोटा भाई है, मान लो उसने गलती से थोड़ी सी झाड़ू लगा दी, तो वो गाएगा, हर जगह पे गाएगा, मैं आज झाड़ू लगा के आया हूं, पापा मैंने झाड़ू लगाई है, मम्मा मैंने झाड़ू लगाई है। भाई कर दिया काम, ठीक है। यही सेम काम विलियम बेंटिक करेगा। इसने कहा कि यार मैंने देखो इतने रिफॉर्म्स किए, सती सिस्टम को अबोलिश कर दिया, मैंने चाइल्ड इन्फेंटिसाइड को अबोलिश कर दिया, मैंने यहां पे देखा कि ठगी सिस्टम को रोका, एजुकेशन को लेके मैंने काम किया। तो ये कह रहा है कि मेरी वाहवाही होनी चाहिए ना, मैं भाई पीछे में बदनाम हुआ था, अब मेरी तो वाहवाही होनी चाहिए। इसके लिए इसको बोला गया, इसने बोला कि जो प्रेस है उसको मैं लिबर्टी देता हूं, खुल के काम करे, जो लिखना चाहे वो लिखे, कोई ऐतराज नहीं मुझे, जो लिखना चाहे जैसे लिखना चाहे वैसे लिखो, लिबर्टी आपको, खुली छूट है, जो लिखोगे लिखो। तो इस तरीके के ये काम करता है, ये हमें देखने को मिलता है। पॉइंट क्लियर? इसने एक पॉइंट, क्योंकि ये सॉफ्ट पॉलिसी के अंडर आ रहे हैं कि भाई एक सॉफ्ट हार्टेड बंदे को भेजा जाए, कॉन्क्वेस्ट नहीं करने, उसके बावजूद भी इसने मैसूर को कंप्लीट एनेक्स किया। कुछ स्टेट्स हैं जिनको इसने एनेक्सेशन किया, जैसे मैसूर को, कुर्ग को एनेक्स किया, जैसे छाछर को इन्होंने एनेक्सेशन किया। ठीक है, पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके के काम हमें देखने को मिलते हैं विलियम बेंटिक के टाइम पीरियड में। पॉइंट क्लियर हो गया? ये सब चीजें होती है। अब एक बात ध्यान से देखें तो हमें देखने को मिल रहा है 1828 से 1835 के बीच में ये काम करेगा, फिर इसके जाने का टाइम आएगा, रिटायरमेंट होगी इसकी, भाई अब जाओ, अब हो गया आपका काम होना था वो। तो यहां से हमें एक चीज देखने को मिलती है, ये वही पीरियड है जिस पीरियड में 1813 में जो एक्ट आया उसको 20 साल होने वाला, और 1833 में दोबारा से कंपनी को कोई एक्ट लेके आना है जो कंपनी के बारे में सोचेगा, कंपनी के बारे में बातें होंगी कि अब क्या किया जाए, कंपनी के बारे में अब क्या किया जाए। ब्रिटेन की पार्लियामेंट में अब डिस्कशन होना शुरू हो गया है कि 1833 आ रहा है, हमें अब सोचना पड़ेगा कि कंपनी के बारे में क्या करें, क्या सोचे अब इसके बारे में, छोड़े या रखे। तो यहां से हमारे पास में 1833 में एक्ट आता है जिसको बोलते हैं हम चार्टर एक्ट 1833। 1833 पहले हम इंडिया की कंडीशन देखते हैं और समझते हैं। देखो इंडिया में कुछ इस तरीके का काम हो रहा है जहां पे ये जो साउथ इंडिया है, या हम बात करते हैं ईस्ट की, इसकी बात करते हैं वेस्ट में, साउथ में, नॉर्थ को छोड़ देते हैं, नॉर्थ वाला पार्ट छोड़ देते हैं, जहां पे हम पंजाब, लाहौर ये वाला रीजन छोड़ दे, सिंध वाला रीजन छोड़ दे, तो इस टाइम तक हमारे पास में लगभग इंडिया पे कंप्लीटली हम एक तरीके से ये कह सकते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी का कंट्रोल हो चुका है। ठीक है, पॉइंट क्लियर? वहीं हम दूसरी तरफ देखें ब्रिटेन में, वहां पे भी सिचुएशंस बदल रही हैं क्योंकि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन वहां पे फैलता जा रहा है। अगर हम ब्रिटेन की बात करें तो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन यहां पे बहुत ज्यादा हो चुका है, यहां पे लोग लिबरल हो चुके हैं, लिबरल्स निकल के आ रहे हैं, यहां पे इवेंजुलिकल्स निकल के आ रहे हैं, यहां पे लोग मिशनरीज निकल के आ रहे हैं कि भाई एजुकेशन दो, इंडिया में हमें प्रमोशन करने दो, हमें हमारे क्रिश्चियन रिलीजन को स्प्रेड करने दो। तो इस तरीके के लोग निकल के आ रहे हैं, तो वो कह रहे हैं हमें भी इंडिया में जाने दो, परमिशन लेनी पड़ती है हर छोटी छोटी चीज के लिए। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए चार्टर एक्ट 1833 आता है, और इसमें सबसे पहला पॉइंट ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अभी तक पॉलिटिकल काम भी कर रही है,
कॉमर्शियल भी काम भी कर रही है। कॉमर्शियल मतलब वो देख रही है कि कहां पे ट्रेड करना है, कितना ट्रेड करना है, किससे ट्रेड करना है। साथ में पॉलिटिकल मतलब कहां पे कॉन्क्वेस्ट करना है, एक्सपेंशन कहां करना है, वो सारी चीजें कंपनी ही देख रही है। अकेली कंपनी है, क्योंकि अभी तक तो कंपनी के पास मोनोपोली थी। 1813 में कंपनी की मोनोपोली को खत्म किया गया था, तो सारे काम कंपनी ही कर रही है। तो यहां से बोला गया भाई अब सुनो, कंपनी आगे से 1833 के बाद कॉमर्शियल काम नहीं करेगी। मतलब कोई भी ट्रेड नहीं करेगी, कंपनी की कोई भी मोनोपोली खत्म, किसी तरीके की कोई मोनोपोली नहीं होगी, कंपनी ट्रेड ही नहीं करेगी। बोले फिर कंपनी करेगी क्या? कंपनी तो ट्रेड करने आई है। बोली देखो, ट्रेड करना था कर लिया, जितना काम करना था कंपनी को कर चुकी है, अब और लोगों को आने दो। बोले जी उसके लिए तो परमिशन लगती है। बाकी अगर कोई भी बाहर से कंपनी के लिए बंदा आ रहा है, कोई भी लोग आ रहे हैं अपनी कंपनी बनाना चाहते हैं या इंडिया से ट्रेड करना चाहते हैं, तो उनको पहले ब्रिटेन की पार्लियामेंट से परमिशन लेनी पड़ती है। बोले नहीं, अब से कोई परमिशन नहीं, कुछ नहीं, जो भी जाना चाहे इंडिया में, जो भी इंडिया में जाना चाहे, जो भी बंदा इंडिया में जाके रिसाइड करना चाहे, जो भी बंदा इंडिया में जाके ट्रेड करना चाहे, कोई दिक्कत नहीं है। कहां से आ रहा है, कैसे आ रहा है, क्यों जा रहा है, हम कोई परमिशन नहीं लेंगे, किसी से कुछ नहीं पूछेंगे। आप जाइए इंडिया में ट्रेड करो। आगे से ईस्ट इंडिया कंपनी किसी भी तरीके का कोई भी ट्रेड वाला काम नहीं करेगी। तो बोले फिर करेगी क्या? कंपनी करेगी सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल काम। वो सिर्फ ये देखेगी कि कहां पे कॉन्क्वेस्ट करना है, और जो एरिया बचा है, देखो लगभग पे तो कंट्रोल कर चुके हैं, लगभग पे तो अपना काम कर चुके हैं। अब जो पार्ट नॉर्थ का बचा है उसको देखना है, उसको कंसोलिडेट करके रखना है। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? पहला पॉइंट तो ये। तो बोले देखो, अगर आप ईस्ट इंडिया कंपनी से रिलेटेड आप इतना बड़ा काम कर रहे हो कि वहां पे कंपनी को ही खत्म, कंपनी का ट्रेड ही खत्म कर रहे हो, तो फिर इसको चलाएगा कौन? तो बोले वहां पे हमने भेज जाता है गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को। बोले देखो बंगाल, यहां पे ये सुनने को आता है कि ये जो गवर्नर जनरल है वो तो बंगाल का है। कंपनी तो पूरे इंडिया में फैली है भाई, अगर यदि ये बंगाल में ही बैठा रहा तो फिर इसकी कौन सुनेगा? कंपनी तो इंडिया में हो गई। पॉइंट समझ आ रहा है? तो बोले हाँ ये बात तो सही कह रहे हो। तो बोले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नहीं, अब से इसको बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। इसको क्या बोलेंगे? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। अब ये पूरे भारत का गवर्नर जनरल हो गए। अब से ये खाली बंगाल वर्ड नहीं करेंगे इसके लिए यूज, इसके लिए बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। बोले यार अब पूरे इंडिया का काम दे दिया है, तो फिर ये जो बॉम्बे का गवर्नर है, मद्रास का गवर्नर है, ये लोग अपना डिसीजन थोपेंगे। ये बंदा इंडिया का है, ये कहेंगे हम मद्रास के और बॉम्बे के। बोल नहीं, आगे से इनका डिसीजन सुप्रीम होगा। आप जो डिसीजन दोगे वो सुप्रीम डिसीजन दोगे, जो डिसीजन देना है वो इन्हीं का ही होगा। वैलिड डिसीजन गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का ही होगा। बोले बहुत अच्छा, किसको बनाया जाए? तो बोले कि विलियम बेंटिक बैठा तो है। बोले विलियम बेंटिक तो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है। बोले हाँ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल को ही हम प्रमोट कर रहे हैं, और उनको प्रमोट करके हम आगे से इन्हीं को बोलेंगे गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया। पॉइंट क्लियर? एकदम पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर? अब तीसरा पॉइंट, अब गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया, भाई किसी के कंधे पे पूरे इंडिया का भार है, अब पूरे इंडिया को संभालना है। इसकी काउंसिल में 3 लोग बैठे हुए। देखो पहले क्या था, जो शुरुआत में 1773 में काउंसिल में 4 लोगों को भेजा गया था, एक गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल प्लस साथ में 4 लोग। फिर इसको कम करके 3 कर दिया। अब कह रहे भाई एक बंदा ये है और 3 लोग ये हैं, कितना काम संभालेंगे? काउंसिल को बड़ा करो थोड़ा सा। बोले ठीक है, काउंसिल को बड़ा करने तो साथ में एक बंदा और दे देते हैं। अब तो ठीक है, वापस से रिस्टोर करते हैं वापस से हम 4 लोगों की काउंसिल बनाते हैं, साथ में हम एक बंदा और मैकॉले, इसको बोलते हैं कि आप जाइए, आप भी बैठिए। जो गवर्नर जनरल ऑफ काउंसिल है, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, इसकी जो काउंसिल है
उसमें 4 लोग प्लस मैकॉले, ये तो है परमानेंट, ये तो परमानेंट लोग हैं, लेकिन ये टेम्पररी है, टेम्पररी। ये लो कमीशन का बंदा है, लो कमीशन को हेड करने वाला। बोले ये टेम्पररी है तो ये भी उसी का, लेकिन ये अभी फिलहाल के लिए हम इसको परमानेंट नहीं कर रहे, अगर जरूरत पड़ी तो आगे देखेंगे। अभी फिलहाल के लिए आपको 5 लोग दे रहे हैं, 4 लोग परमानेंट प्लस 1 टेम्पररी, जो कि आपकी काउंसिल में होगा। इस बंदे को जब भी जरूरत पड़ेगी तब ही बुलाओगे। ये बाय इनविटेशन आएगा, बाय इनविटेशन। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से रिश्तेदार है। जब जरूरत पड़ेगी कि भाई अब आपकी जरूरत है, काम करवाना है, तो अब आप आ जाओ, बिना इनविटेशन के ये बंदा नहीं आएगा। बोले ठीक है, तो आपकी काउंसिल बड़ी हो गई? बोले हाँ ठीक है, अगला काम बताइए। बोले नेक्स्ट स्टेप, आप चौथा देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल की जो प्रेसिडेंट है, जो प्रेसिडेंट होगा, इसको बोला गया कि भाई अब से आप प्रेसिडेंट नहीं कि आप बोर्ड ऑफ कंट्रोल के एक प्रेसिडेंट हो, नहीं नहीं नहीं, आप आगे से जाने जाओगे मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स, इसके नाम से जाने जाओगे। बोले ये क्या है? बोले ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे आप देखोगे जो पूरा ट्रेड होने लग रहा है, कौन ट्रेड कर रहे हैं, कहां से आ रहे हैं, कौन आ रहे हैं, आप उस पर हर एक पर आप नजर रखोगे। आपकी पोस्ट को अब प्रेसिडेंट के नाम से नहीं, आपकी पोस्ट को मिनिस्टर ऑफ इंडियन अफेयर्स के नाम से जाना जाएगा, आपको इस तरीके से देखा जाएगा। बोल बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब ये बातें बैठ के सोच रहे कि भाई हमने ये सारे काम ईस्ट इंडिया कंपनी को लेके किए, इंडियंस को लेके भी करो कुछ। इंडियंस के बारे में क्या सोचना है, उनके बारे में तो कुछ है ही नहीं। नहीं है, क्योंकि इस टाइम पर ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है, और ब्रिटेन में जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रहा है तो यहां पे अबोलिशन ऑफ स्लेवरी चल रहा है, अबोलिशन ऑफ स्लेवरी चल रहा है। तो इन्होंने कहा भाई हमारे यहां जो स्लेवरी सिस्टम है उसके अगेंस्ट आवाज उठ रही है, रिवॉल्यूशन हो रहा है, तो हमें इंडिया में भी ऐसा ही काम करना चाहिए, वहां पे भी स्लेवरी को अबोलिश करना चाहिए। बोले अच्छा ठीक है, तो ये पॉइंट भी डाल दो फिर। तो चार्टर एक्ट में अगला एक पॉइंट डाला गया कि अबोलिशन ऑफ स्लेवरी। स्लेवरी क्या है, एक्चुअल में इनकी जरूरत क्यों है, इन्हें क्यों करना पड़ रहा है, ये उसके पीछे रीजन है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि इस टाइम में इंडिया में प्लांटेशन की ग्रोथ हो रही है, ग्रोथ ऑफ प्लांटेशन। ऐसी क्रॉप्स जैसे कॉफी की, चाय की, इनकी प्लांटेशन पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। अब इसके लिए चाहिए इनको लेबर। अब वो लेबर कहां से आएगी? अब ब्रिटेन से तो लेबर ला नहीं सकते, तो लेबर चाहिए वो इंडिया की। अब क्योंकि इंडिया में चला हुआ है जमींदारी सिस्टम, अब ध्यान से समझना, यहां पे क्या चला है, जमींदारी सिस्टम। और जमींदारी सिस्टम में जमींदारों के पास में बड़ा बड़ा लैंड है, वहां पे उन्होंने 500 लेबर अपनी जगह पे स्लेव कर रखे हैं, स्लेव बना रखे हैं। 500 लेबर जमींदारों ने क्या कर रखा है, 500 लेबर को अपने स्लेव बना रखा है, अपना गुलाम बना रखा है। उस छोटी सी लैंड पे जो भी उनका लैंड का पार्ट है वहां पे उनसे काम करवा रहे हैं, उनसे प्लांटेशन करवा रहे हैं और उनको मजदूरी दे रहे हैं। एक तरीके से स्लेव बना रखा है। ये इनको छोड़ के राजी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर छोड़ दिया, अगर ये जो लेबर है वो काम करने चली गई तो फिर ये जमींदारों के पास काम कौन करेगा? तो ये इस तरीके से उनको स्लेव बना के बैठे हैं। और ईस्ट इंडिया कंपनी को लेबर चाहिए। अब वो लेबर कहां से आएगी जब ये छोड़ेंगे? ये छोड़ नहीं रहे तो ईस्ट इंडिया कंपनी को लेबर कैसे मिले? इसके लिए इन्होंने यहां से निकाला अबोलिशन ऑफ स्लेवरी, कि इसे बंद कीजिए। हम देखेंगे 1843 में इन्होंने एक्ट तो पास किया, लेकिन एक्चुअल में ये एक्ट कब लागू होगा? 1843 में जाके स्लेवरी को अबोलिश किया जाएगा, जब एलन बोरो करके यहां पे एक गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया आएंगे, वो इसको हटाएंगे। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? यहीं से हम देखेंगे कि ब्रिटिशर्स इंडेंचर लेबर यहां से लेके जाएगी,
यहां से उठाएंगे एक जगह से और दूसरे जगह पे दूसरे देशों में ले जाके उनके साथ में काम करवाना शुरू करेंगे। यहां से उठाएंगे अफ्रीका लेके जाएंगे, वहां पे प्लांटेशन करवाएंगे, वहां पे उनसे मजदूरी करवाएंगे। इंडेंचर लेबर का मतलब क्या हुआ कि ये यहां से इंडियंस को उठाएंगे, कुछ मजदूरों को उठाएंगे, उनको बोट में बिठाएंगे, कहेंगे कि देखो हम आपको बोट में लेके जा रहे हैं, आपसे काम करवाएंगे, उसके बदले में आपको खाना देंगे, पीना देंगे, पानी देंगे, पैसा देंगे, ठीक है, आप वहां पे रहिए और वहां काम कीजिए। और जैसे ये वहां पे जाएंगे, वहां जाने के बाद में जैसे उनसे थंब इंप्रेशन ले लिया, अब वहां जाने के बाद में फिर कह देंगे अब भाड़ में जाओ। बंधुआ मजदूर बना दिया, मारा जाता है उनको, रोटी नहीं दी जाती, खाने को खाना नहीं दिया जाता है, पानी पीने को नहीं दिया जाता है, और साथ में पैसा तो गया भाड़ में। तो इस तरीके की कंडीशन ये करते हैं, यहां से इंडेंचर लेबर को लेके जाते हैं। पॉइंट क्लियर? पॉइंट क्लियर है? तो इस तरीके के काम हमें देखने को मिलते हैं 1813 के चार्टर एक्ट में। पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास में चार्टर एक्ट 1833, जो आगे 20 साल के लिए बोल दिया गया कि अगले 20 सालों में अब देखेंगे हम कि क्या होगा, कंपनी किस तरीके से काम करेगी। 1853 में हम दोबारा से इसको रिन्यू करेंगे और फिर देखेंगे, फिर सोचेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और किस तरीके से करना चाहिए, वो हम आगे चल के देखेंगे। तो 20 साल का अब आपको फिर से टाइम पीरियड दिया जाता है, 20 साल अब कंपनी पॉलिटिकल काम करेगी। पॉइंट क्लियर? तो ये है हमारे पास में विलियम बेंटिक और चार्टर एक्ट 1833। आई होप आपको ये वीडियो पूरी तरीके से समझ आ गई और वीडियो अच्छी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट एंड शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे। बाय बाय, टेक केयर।